वेलकम बैक टू MBA Academy। आज की इस वीडियो के अंदर हम डार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डार्ट में ही नहीं बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बुनियादी कॉन्सेप्ट समझा जाता है। इस कॉन्सेप्ट का आगे भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है फंक्शंस। तो आज हम डार्ट में फंक्शंस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दो फाइल्स बनाता हूँ फंक्शन नाम के फ़ोल्डर के अंदर। लार्ज कोड होता है, बाज़ दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उन प्रोग्राम को मैनेज करने में, डीबग करने में हमें ज़्यादा मसाइल आता है क्योंकि बहुत बड़ी फ़ाइल बन जाती है हमारे पास। तो ये बहुत सारे तरीक़ों में से एक अहम तरीका है कि हम उस प्रोग्राम को छोटे छोटे चंक्स या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उन पार्ट्स को रीयूज़ करते हैं। फंक्शंस मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड इजी टू डिबग। जो फंक्शंस होते हैं वो प्रोग्राम को रीडेबल भी बनाते हैं और इजी टू डिबग भी बनाते हैं। इस पर हम बात कर चुके हैं। रीडेबल से मुराद है कि आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक प्रोग्राम है एक फ़ाइल के अंदर और वो 1000 लाइन का है। अब 1000 लाइन का प्रोग्राम पढ़ने में, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम 1000 लाइन का हो तो काफ़ी ज़्यादा मसला आता है उसको रीड करने में। तो अगर उस प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो रहेगा फिर भी 1000 लाइन का, या फिर मे भी उससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन उसमें हमारा ये फ़ायदा होगा कि वो रीडेबल होगा, उसको हम रीयूज़ कर सकेंगे। तो इट इम्प्रूव्स द मॉड्यूलर अप्रोच एंड इन्हेंस दी कोड रीयूज़एबिलिटी। इस चीज़ को हम देख चुके हैं। अब देखते हैं मॉड्यूलर अप्रोच क्या होती है। सीक्वेंशियल अप्रोच में ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है एक फ़ाइल के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लिखा जाता है। मॉड्यूलर अप्रोच में ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है, वैसे प्रोग्राम एक होती है हमारे पास प्रॉब्लम। हम कोई प्रॉब्लम जब कंप्यूटर पर सॉल्व करते हैं तो जो फाइल्स बनती हैं उसको हम प्रोग्राम कह लेते हैं, ऐसा फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जो एफिशिएंट तरीका है वो ये है कि उस प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाए ताकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे पास सॉल्व करने में भी आसानी होती है। तो जब हम उन सब छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह जब हमारे पास बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और उन मॉड्यूल्स को हम बाद में सॉल्व करते हैं। उन मॉड्यूल्स को हम फिर कॉल करते हैं, क्रिएट करते हैं। इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। अब हम इसका देख लेते हैं कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड by providing the name of the function with the appropriate parameter and return type. A function contains a set of statements which are called function body. The syntax is given below. इसको हम सिंटैक्स की मदद से समझते हैं। फंक्शन जो है वो कुछ पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उनमें से सबसे पहले है हमारे पास जो यहाँ पर लिखी हुई है वो है रिटर्न टाइप, उसके बाद है फंक्शन नेम और आगे हमारे पास ब्रेसिस के अंदर पैरामीटर्स की लिस्ट है और उसके बाद हमारे पास फंक्शन की बॉडी शुरू हो गई है। फंक्शन की बॉडी और जो बाकी हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स, जो जितने स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर्स, उनकी बॉडी और फंक्शन की बॉडी है जो ये सेम होती है क्योंकि बॉडी का मतलब है जो कर्ली ब्रेसिस है उनके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो बॉडी होगी किसी भी। यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस फंक्शन के अंदर हैं तो ये फंक्शन की बॉडी है। तो रिटर्न टाइप क्या होती है, फंक्शन नेम आपको पता है, जिस तरह हम वेरिएबल को एक एप्रोप्रिएट नेम देते हैं इसी तरह हम फंक्शन को भी एक अच्छा सा नाम देते हैं ताकि हम उस नाम के ज़रिए उसको हम फिर रीयूज़ कर सकें। आगे पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, इन चीज़ों को हम बाद में देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे आपको ये समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
अब देखें, मैंने void main लिखा है। अब यहाँ पर मेन क्या है? मेन भी एक फंक्शन है जो डॉट कॉल करती है जब भी हमारा फाइल एग्जीक्यूट होती है। मेन के अंदर हमने एक ऐड लिखा है। ऐड के ब्रेसेस के अंदर हमने 1 और 2 लिखा है, यानी कि हमने एक फंक्शन को कॉल किया है जो दो नंबर्स को सम अप करे, 1 और 2 को सम करे। 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। ये आंसर कितना देगा? 3। अब हमने जो फंक्शन है उसको जो डिफ़ाइन है वो नीचे किया है। वो कैसे किया है वो आप देख सकते हैं। वाइड क्या है? हमारे पास रिटर्न टाइप है। ऐड, उसके आगे हमारे पास पैरामीटर लिस्ट है, इंट ए इंट बी, और आगे हमारे पास फंक्शन बॉडी है जिसमें एक वेरिएबल है इंट सम नाम का, और फिर हम उन जो पैरामीटर्स हैं उनको प्लस करके उस सम में स्टोर करते हैं और नीचे प्रिंट करा देते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस वक्त आपको वो समझने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या चीज़ है, इसमें रिटर्न टाइप क्या है, इसका यूज़ क्या है, पैरामीटर्स क्या है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फंक्शंस को यूज़ करने का कितना फ़ायदा है। अब फ़र्ज़ करें मुझे 1 और 2 के साथ साथ मुझे 5 नंबर इसी तरह ऐड कराने हैं लाइन वाइज। अब मैं उनको किस तरह ऐड करूँगा? या तो मैं इसी तरह वेरिएबल लेता रहूँ और उनको सम के अंदर स्टोर कराता रहूँ और फिर प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करता रहूँ। मैं इसके बजाय जो ऐड वाला हमारे पास फंक्शन है उसी को इतनी मरतबा 5 मरतबा कॉल कर लूँगा, और फिर हमारा जो ऐड वाला फंक्शन है वो क्या करेगा? नंबर्स को सम कर देगा। यानी कि हमें जितना भी नीचे वाला कोड है वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। हमें वो कोड एक मरतबा लिखा है और उसको कॉल हमने 5 जगह पर करा दिया है। तो ये था हमारे पास फंक्शंस का इस्तेमाल। फंक्शन का हमारे पास जो था कॉन्सेप्ट कि ये हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हल करने में हमारी मदद करते हैं। ये हमें कोड रीयूजेबल, यहाँ पर कोड रीयूजेबल हो रहा है। हमने कोड एक मरतबा लिखा है, उसको कॉल हम मुख्तलिफ़ जगह पर कर रहे हैं, इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ जगह पर कर रहे हैं। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉलिंग फंक्शन। आफ्टर क्रिएटिंग ए फंक्शन वी कॉल और इन्वोक द डिफाइंड फंक्शन इनसाइड मेन function body. A function is invoked simply by its name with parameter list if any. The syntax is given below. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ जगह पर। तो यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने फंक्शन को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया था? मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर 5 मरतबा यूज़ किया था। तो वो जो 5 मरतबा हमने यूज़ किया है उसको हम फंक्शन कॉलिंग, या हम कहते हैं कि उसको इन्वोक किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है या इन्वोक किया गया है। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, पासिंग आर्गूमेंट्स टू फंक्शन। आप आर्गूमेंट्स को पैरामीटर्स भी कह सकते हैं क्योंकि हमने पीछे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो पैरामीटर्स ही किया है। व्हेन ए फंक्शन इज़ कॉल्ड it may have some information as per the function prototype is known as parameter. The number of parameters passed and data type while the function call must be matched with the number of parameters during function declaration. Otherwise, it will throw an error. Parameter passing is also optional, which means it is not compulsory to pass during function declaration. The parameter can be 2 types. अब इसको हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। हमने अपने फंक्शन को अब मैं आपको रियल लाइफ समझाता हूँ कि फ़ंक्शन होता क्या है। फ़ंक्शन एक मशीन है। मशीन क्या करती है? मशीन को हम कुछ डाटा देते हैं, वो डाटा प्रोसेस होता है और फिर हमें रिटर्न में उसका आउटपुट मिलता है। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि आपकी जो यहाँ पर कोई चिप्स बनाने वाली मशीन है। आपने उस चिप्स बनाने वाली मशीन को क्या किया? उस चिप्स बनाने वाली मशीन को आपने आलू दिए,
उसने आलू को काटा, आलू को साफ़ किया, आलू को फ्राई किया और उसकी चिप्स बनाए, और आपको बदले में उसने क्या दिया? चिप्स दिए। तो पहली बात है, जो हम उसको डाटा दे रहे हैं उसको आप समझ लें पैरामीटर है, यानी कि जो मशीन को इनपुट जा रही है वो पैरामीटर है, और जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो रिटर्न है। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? अब इस डेफिनेशन का मतलब है कि जो पैरामीटर्स हैं उनके मुख्तलिफ़ टाइप्स हो सकती हैं। कई मरतबा हम पैरामीटर्स नहीं भी पास करते और कई मरतबा हम बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स पास कर देते हैं। पैरामीटर्स को आप समझ लें कि हम फंक्शन एक मशीन है और पैरामीटर्स वो इनपुट दे रहे हैं जिसको प्रोसेस करना है। अब पिछले प्रोग्राम के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स क्या थे? वो थे हमारे पास, जब हमने ऐड यानी फंक्शन को कॉल किया है उसके अंदर दो वैल्यूज़ रखी हैं कामा सेपरेटेड, 1 और 4, यानी कि हम इन दोनों को सम करना चाहते हैं और हमने इन वैल्यूज़ को किसको दे दिया? फंक्शन को दे दिया एज अ इनपुट। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर्स की जगह है वहाँ पर इनकी एग्जैक्ट टाइप मैच करनी चाहिए। उस डेफिनेशन में लिखा है कि जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं और जो आपने डेफिनेशन या डिक्लेरेशन में टाइप लिखी है वो मैच करनी चाहिए। तो हमारे पास हमने इंट टाइप के दो पैरामीटर्स लिए थे, इंट ए और इंट बी। हमने पास में इनको क्या किया? इंट वैल्यू ही पास की। जब हमने अब यहाँ पर जो पहला हमने कॉल किया है जिसमें हमने 1 और 2 पास किया है, 1 किसके अंदर जाएगा? ए के अंदर जाएगा, और 2 किसके अंदर जाएगा? बी के अंदर जाएगा। तो उसके बाद हम इन दो वेरिएबल्स को प्रोग्राम में किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। फिर हमने इन दो वेरिएबल्स को सम किया, एक तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया और उस वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया। ये थी हमारे पास सारी जो जितना भी कॉन्सेप्ट था पासिंग आर्गूमेंट्स या पासिंग पैरामीटर्स टू द फंक्शन। तो फंक्शन को पैरामीटर पास करना बिल्कुल ऑप्शनल होता है। हम कई फंक्शंस को पैरामीटर्स नहीं भी पास करते, उनका और ही पर्पस होता है प्रोग्राम में। तो इसी तरह हम कुछ फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं भी लेते, वो खुद ही वहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं, उनका और ही पर्पस होता है। तो इस चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा था वाइड ऐड। वाइड ऐड का मतलब ये है, वाइड होता है एम्प्टी, खाली। इसका मतलब है कि हम फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं ले रहे। हमने यहाँ पर क्या किया था? हमने यहाँ पर ऐड को कॉल किया था और हमें उसने वहाँ पर ही डिस्प्ले कर दिया। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमने किसी मशीन को या फिर कोई इस तरह की मशीन है जिस तरह कोई मेडिकल की मशीन होती है, वहाँ पर पेशेंट अल्ट्रासाउंड की मशीन है तो वो क्या करेगी? वो इनपुट डाटा लेगी और उसको क्या करेगी? डिस्प्ले करा देगी स्क्रीन पर। इसी तरह यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया था वो डाटा, तो हमने उस डाटा को रिटर्न नहीं किया बल्कि उस मशीन के अंदर ही, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा दिया। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। इस चीज़ को हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है तो फिर हम वो वाइड टाइप इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उस फंक्शन की टाइप, उस वैल्यू की टाइप इस्तेमाल करेंगे जो हमने वहाँ पर रिटर्न करनी होगी। इस पर हम एक प्रोग्राम भी देखते हैं। इसका पहले रिटर्न का जो सिंटैक्स वो देख लेते हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, तो इसको हम अब प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वही इसी तरह का जो प्रोग्राम था सम वाला, वही प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने वैल्यू रिटर्न करवाई है और उस वैल्यू को इस्तेमाल किया है बाद में मेन फंक्शन के अंदर, प्रिंट के अंदर। पहले हमने क्या किया है? अब देख लें, सम के अंदर दो वैल्यूज़ पास की हैं, 30 और 20, जो कि एज आ इनपुट होगी, जो कि एज आ पैरामीटर होगी, जो कि एज आ आर्गूमेंट होगी। फिर जब वो वैल्यू प्रोसेस हुई हैं, वो सम हुई हैं वैल्यूज़, तो फिर उन वैल्यूज़ को हमने रिटर्न कराया है। नीचे आप फंक्शन की तरफ जाएं, इंट सम
और इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, इंट ए इंट बी। अब यहाँ पर मैंने दो इनकी टाइप्स इंट लिखी है। अगर आप ऊपर स्ट्रिंग देंगे तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, या अगर आप वहाँ पर डबल दे देंगे, फ्रैक्शनल दे देंगे कोई, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि एरर देगा। तो यहाँ पर नीचे मैंने एक इंट रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, रिज़ल्ट इक्वल टू a+b, और रिज़ल्ट को रिटर्न करा दिया है। अब आप देखें कि जो मेरे पास रिटर्न टाइप है वो वाइड नहीं है, वो इंट है, क्योंकि मैंने जो वैल्यू रिटर्न करानी है, जो वैल्यू जो आउटपुट मैंने लेनी है, उसकी टाइप क्या है, उसकी क्या किस्म है, वो है मेरे पास इंटीजर। तो इसलिए मुझे इंट रिटर्न टाइप ही रखनी पड़ेगी। फिर ऊपर मैंने जो इंट है उसको मैंने सी नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है, यानी कि मैंने फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरा आप समझ लें कि ये पूरा एक इंटीजर बन गया है। जब मैंने रिटर्न टाइप किसी फंक्शन की ये डिफ़ाइन करती है कि वो फंक्शन खुद कौन सी टाइप का है, तो ये मेरा फंक्शन खुद एक नंबर बन गया है जब रिटर्न होगा। तो इसलिए मैंने इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है और फिर मैंने उस वेरिएबल को यूज़ कर लिया है। इसके और भी मेथड्स हैं। आप फंक्शन को डायरेक्ट प्रिंट एफ के अंदर, इस प्रिंट के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं जो हम आगे आने वाली प्रोग्रामिंग में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।